प्रकृति में कुछ पल ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगते हैं, बहुत ज़्यादा सटीक, जैसे किसी ने सिर्फ जीवन नहीं बनाया बल्कि उसे डिज़ाइन किया हो। सेंट्रल अमेरिका के क्लाउड फॉरेस्ट में जहाँ रोशनी मुश्किल से नीचे पहुँचती है, वहाँ एक पक्षी है जो बाकी सब नियमों को नहीं मानता। ये छिपता नहीं, ये कैमोफ्लाज नहीं करता, ये ऐसे बिहेव नहीं करता जैसे उसे सरवाइव करना है, बल्कि ये बस दिखता है, चमकदार, खूबसूरत, लगभग अनरियल। इसे कहते हैं रेस्प्लेंडेंट क्वेट्ज़ल। इतना सुंदर कि प्राचीन सभ्यताओं ने इसे एक पक्षी नहीं बल्कि दिव्य प्रतीक माना। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि इंसान इसे क्यों पसंद करते हैं। सवाल ये है, प्रकृति ने इसे बनाया ही क्यों? क्योंकि सर्वाइवल की दुनिया में ज़्यादा दिखना खतरा है। चमकीले रंग ध्यान खींचते हैं, लंबे पंख उड़ान को मुश्किल बनाते हैं और सुंदरता कीमत मांगती है। फिर भी ये पक्षी सब कुछ लेकर चलता है। ये छिपने के लिए नहीं बना, ये भागने के लिए नहीं बना। ये ऐसा लगता है जैसे सर्वाइवल ही इसका मकसद नहीं। और यही सवाल उठता है, क्या ये पक्षी नेचर का एक्सेप्शन है या फिर हम ही नेचर को पूरी तरह समझ नहीं पाए? पहली नजर में क्वेट्ज़ल एक सामान्य पक्षी लगता है, मध्यम आकार का, कुछ खास नहीं। लेकिन यह धारणा जल्दी बदल जाती है क्योंकि इसके पीछे कुछ अलग दिखता है। दो लंबे रिबन जैसे पंख जो इसके शरीर से काफी आगे तक जाते हैं, हल्के, बहते हुए, लगभग बिना वजन के। ये इसे तेज नहीं बनाते, ये इसे बचने में मदद नहीं करते, बल्कि उल्टा, ये इसे धीमा करते हैं, इसे ज्यादा विजिबल बनाते हैं, इसे वल्नरेबल बनाते हैं। फिर भी ये मौजूद हैं, जिसका मतलब है इनका कोई ऐसा फायदा है जो इनके खतरे से बड़ा है। लेकिन वो वजह आसानी से समझ नहीं आती। फिर आता है इसका रंग, सिर्फ हरा नहीं, आयरिडिसेंट। इसके पंख एक रंग के नहीं होते, ये रोशनी को मोड़ते हैं। एंगल बदलते ही रंग बदल जाता है, कभी एमरल्ड, कभी गोल्डन, और उसके नीचे एक गहरा लाल रंग। इतना शार्प कॉन्ट्रास्ट कि ये नेचुरल कम और डिजाइन ज्यादा लगता है, जैसे ये छिपने के लिए नहीं बल्कि दिखने के लिए बना हो। और यही सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि घने जंगलों में दिखना खतरा होता है। दिखना मतलब शिकार बनना, मूवमेंट मतलब पीछा होना, ब्राइटनेस मतलब रिस्क। जहां बाकी जीव खुद को छिपाते हैं, वही क्वेट्ज़ल अलग खड़ा होता है, जैसे ये सरवाइव करने के लिए नहीं बल्कि नोटिस होने के लिए बना हो। यही से नेचुरल सिलेक्शन की लॉजिक बदलने लगती है, क्योंकि सिर्फ सर्वाइवल क्वेट्ज़ल को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसे समझने के लिए हमें एक और फोर्स देखनी होगी, सेक्सुअल सिलेक्शन। जहां सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं होता, जहां चुनाव होता है, एफिशिएंसी पर नहीं, अट्रैक्शन पर। और इस सिस्टम में रूल्स बदल जाते हैं। जो ट्रेड्स कमजोरी लगते हैं वही स्ट्रेंथ का सिग्नल बन जाते हैं। जितनी लंबी टेल, जितना ब्राइट कलर, जितना सरवाइव करना मुश्किल, उतना स्ट्रॉन्ग मैसेज कि ये जीव सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा बल्कि उसके बावजूद थ्राइव कर रहा है। ये एक पैराडॉक्स है, जितनी इम्प्रैक्टिकल फीचर उतना पावरफुल सिग्नल। और क्वेट्ज़ल में ये सिग्नल जनरेशंस तक रिफाइन हुआ है, बढ़ाया गया, निखारा गया, परफेक्ट किया गया, जब तक कि ये एक्सीडेंट नहीं, डिजाइन जैसा लगने लगे। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल सिलेक्शन एग्जैजरेशन समझा सकता है, ब्राइटनेस समझा सकता है, एक्सेस समझा सकता है, लेकिन बैलेंस नहीं। और क्वेट्ज़ल परफेक्टली बैलेंस्ड है। इसकी टेल लंबी है, लेकिन इतनी नहीं कि ये उड़ ही ना सके। इसके कलर्स ब्राइट हैं, लेकिन इतने नहीं कि ये पूरी तरह एक्सपोज हो जाए। यहां तक कि इसका रेड चेस्ट अक्सर पत्तों में छिप जाता है, जैसे हर एक्सट्रीम को केयरफुली एडजस्ट किया गया हो, ना मैक्सिमम तक बल्कि सर्वाइवल के एज तक। और यही एज अनकंफर्टेबल बनाता है।
क्योंकि ये रैंडमनेस से ज्यादा कुछ दिखाता है, एक कंस्ट्रेंट, एक फाइन ट्यूनिंग, एक ऐसा बैलेंस जहां ब्यूटी और सर्वाइवल दोनों साथ हैं और कोई भी दूसरे को खत्म नहीं करता। लेकिन केत्जल का एनवायरनमेंट इस कहानी को और जटिल बनाता है। क्लाउड फॉरेस्ट स्टेबल नहीं होते, ये फ्रैगमेंटेड होते हैं, टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव, मॉइस्चर पर डिपेंडेंट, जो एल्टीट्यूड के साथ बदलती रहती है। यहां तक कि इसका खाना भी फिक्स नहीं है। जंगली एवोकाडो, छोटे फल हमेशा अवेलेबल नहीं होते। फिर भी केत्जल ने खुद को इसी सिस्टम में स्पेशलाइज कर लिया है। इसकी डाइट लिमिटेड है, नेस्टिंग बिहेवियर बहुत स्पेसिफिक है। ये सड़े हुए पेड़ों पर डिपेंड करता है जहां ये अपने बच्चों के लिए जगह बनाता है। ये आसानी से अडैप्ट नहीं करता, जिसका मतलब है ये परफेक्ट पक्षी एक फ्रेजाइल सिस्टम पर टिका है। और यहीं एक अलग सवाल उठता है, ये क्यों मौजूद है? ये नहीं, ये अब तक कैसे बचा हुआ है? क्योंकि प्रकृति में परफेक्शन टिकती नहीं। एक्सट्रीम ट्रेट्स दबाव में टूट जाते हैं। जो स्पीसीज बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, वो बदलाव के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती, और जब ऐसा होता है वो खत्म हो जाती हैं। फिर भी केत्जल अभी भी मौजूद है। पूरी तरह नहीं बदला, लेकिन पहचाना जा सकता है। वही रंग, वही स्ट्रक्चर, एक ऐसा रूप जो बहुत फ्रेजाइल लगता है, इतना एक्सपोज्ड कि सरवाइव करना मुश्किल लगे। और यहीं एक असहज विचार आता है कि ये सिर्फ एक सक्सेसफुल स्पीसीज नहीं, बल्कि एक ऐसा जीव है जो एक पतली रेखा पर टिका है, जहां एक तरफ सर्वाइवल है और दूसरी तरफ कोलैप्स। और अगर वो बैलेंस टूट जाए थोड़ा सा भी, तो क्या होगा उस चीज का जो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बनी ही नहीं थी? इसका जवाब एक्सटिंक्शन से शुरू नहीं होता। ये शुरू होता है धीरे धीरे, छोटे बदलावों से, जो पहले से चल रहे हैं, जो पक्षी को नहीं बदलते बल्कि उसकी दुनिया को बदलते हैं। एक ऐसा बदलाव जो उन कंडीशंस को खत्म कर रहा है जिन्होंने इसे संभव बनाया था। और जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो रुकता नहीं, क्योंकि असली सवाल अब ये नहीं है कि केत्जल क्या है। सवाल ये है, क्या कुछ इतना प्रिसाइज, इतना स्पेशलाइज्ड, इतना परफेक्ट कभी लंबे समय तक टिक सकता था? या हम अभी देख रहे हैं एक ऐसे डिजाइन के आखिरी पल जो अपनी ही खूबसूरती के कारण सरवाइव नहीं कर सकता? क्योंकि प्रकृति में कुछ भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता। हर जीव एक सिस्टम पर डिपेंड करता है, और जब वो सिस्टम बदलता है तो परफेक्शन भी टूटने लगती है। इसलिए केत्जल को समझने के लिए हमें उस पक्षी से आगे देखना होगा और उस दुनिया को समझना होगा जिसने इसे जन्म दिया। क्वेत्जाल को समझने के लिए हमें उस पक्षी से आगे देखना होगा, पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना कि हम उस सिस्टम को समझ सकें जिसने इसे बनाया है। क्योंकि कोई भी जीव अकेला नहीं होता। हर रंग, हर स्ट्रक्चर, हर बिहेवियर एक रिस्पॉन्स है, प्रेशर का, लिमिटेशंस का और अपॉर्चुनिटीज का। और रेस्प्लेंडेंट क्वेत्जल के मामले में ये कंडीशंस बहुत ही प्रिसाइज हैं। ये एक खास एल्टीट्यूड रेंज में रहता है, लगभग 1200 से 3000 मीटर के बीच। इससे नीचे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, इससे ऊपर फॉरेस्ट पतला हो जाता है, जहां शेल्टर और फूड कम हो जाते हैं। इस रेंज के अंदर ये कुछ खास पेड़ों पर डिपेंड करता है, खासकर वाइल्ड एवोकाडो। ये चॉइस नहीं, ज़रूरत है। ये फल को पूरा निगलता है और उसके सीड्स को जंगल में फैलाता है। एक शांत एक्सचेंज। पेड़ इसे खाना देता है और ये पेड़ को आगे बढ़ाता है। लेकिन ये सिस्टम फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर फ्रूटिंग साइकिल थोड़ा भी बदले तो क्वेत्जल आसानी से एडजस्ट नहीं कर सकता। ये डाइट चेंज नहीं करता, या तो इंतजार करता है या मूव करता है। लेकिन आज के समय में मूवमेंट आसान नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट अब कंटिन्यूअस नहीं है। जो पहले एक साथ जुड़ा हुआ था अब टुकड़ों में बंट गया है। खेत, खुली जमीन, मानव विकास। और ऐसे पक्षी के लिए
ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि खुले क्षेत्र को पार करना एक्सपोजर है और एक्सपोजर बिहेवियर बदल देता है। ये इसकी मूवमेंट को सीमित करता है, रेंज को छोटा करता है और धीरे धीरे पॉपुलेशंस को अलग करने लगता है। अचानक नहीं, तेजी से नहीं, लेकिन इतना कि फर्क पड़ने लगे, इतना कि बदलाव शुरू हो जाए, इतना कि एक ऐसा जीव जो प्रिसिजन पर बना है उन बदलावों का सामना करे जिनके लिए वो बना ही नहीं था। और फिर आती है रिप्रोडक्शन। क्वेट्ज़ल खुले में नेस्ट नहीं बनाता, ये एक खास चीज पर डिपेंड करता है, सड़े हुए पेड़ों के अंदर बने कैविटीज। ऐसे पेड़ जो समय या फंगाई की वजह से कमजोर हो चुके हों। मेल और फीमेल मिलकर इस नरम लकड़ी को काटते हैं, बस उतनी जगह जहां उनके अंडे सुरक्षित रह सकें। लेकिन इससे एक और लिमिटेशन जुड़ जाती है। सिर्फ हेल्दी फॉरेस्ट काफी नहीं है, फॉरेस्ट का एजिंग होना भी जरूरी है। उसे हर स्टेज में होना चाहिए, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डीके। अगर ये बैलेंस नहीं हुआ तो नेस्टिंग साइट्स खत्म हो जाते हैं। फॉरेस्ट होने के बावजूद वो इनकम्प्लीट हो जाता है और क्वेट्ज़ल अडेप्ट नहीं करता। ये खुले ब्रांचेस पर नेस्ट नहीं बनाता, आर्टिफिशियल जगहों को यूज नहीं करता। ये बस इंतजार करता है सही कंडीशंस का, या फिर रिप्रोड्यूस नहीं करता। अब पैटर्न साफ दिखने लगता है। इसके जीवन का हर हिस्सा किसी और चीज पर डिपेंड करता है। एल्टीट्यूड, क्लाइमेट, फूड अवेलेबिलिटी, फॉरेस्ट स्ट्रक्चर, यहां तक कि डीके भी। अलग अलग देखें तो सब मैनेजेबल लगता है, लेकिन साथ में ये एक नेटवर्क बनाते हैं और नेटवर्क फ्रेजाइल होते हैं, क्योंकि फेलियर हर जगह नहीं चाहिए। सिर्फ एक जगह, एक क्रिटिकल पॉइंट पर, और पूरा सिस्टम टूटना शुरू हो जाता है। यहीं से परफेक्शन का भ्रम टूटने लगता है, क्योंकि जो परफेक्ट दिखता है वो अक्सर सिर्फ हाईली स्पेशलाइज्ड होता है, और स्पेशलाइजेशन एक कमिटमेंट है। ये ऑप्शंस कम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी हटाता है, अडेप्टेबिलिटी को ट्रेड करता है एफिशिएंसी के लिए, बस कुछ खास कंडीशंस में। जब तक वो कंडीशंस स्टेबल रहती हैं सब ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही वो बदलती हैं थोड़ा सा भी उसकी कीमत दिखने लगती है। और पिछले कुछ दशकों में ये बदलाव बढ़ गए हैं। क्लाउड लेयर्स ऊपर नीचे हो रही हैं, मॉइस्चर अनप्रेडिक्टेबल हो रही है, फ्रूट साइकिल्स अपना टाइमिंग खो रही हैं। इतना नहीं कि जंगल तुरंत खत्म हो जाए, लेकिन इतना जरूर कि बैलेंस टूटने लगे। और क्वेट्ज़ल के लिए टाइमिंग ही सब कुछ है। ब्रीडिंग को फूड के साथ मैच होना पड़ता है, चिक्स को लगातार फल चाहिए। अगर ये टाइमिंग मिसमैच हो जाए कुछ हफ्तों से भी, तो असर बढ़ने लगता है। कम बच्चे सरवाइव करते हैं, कम बड़े होते हैं, और धीरे धीरे लगभग बिना दिखे पॉपुलेशन कम होने लगती है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ है जो हैबिटेट लॉस या क्लाइमेट चेंज से भी कम दिखाई देती है। कुछ ऐसा जो एक अलग स्तर पर काम करता है, क्योंकि जहाँ एनवायरनमेंट बदल रहा है वहीं क्वेट्ज़ल नहीं बदल रहा। इसके रंग फीके नहीं पड़ते, इसकी टेल छोटी नहीं होती, इसके डिस्प्ले वैसे ही रहते हैं जैसे ये अभी भी उसी दुनिया के लिए रिस्पॉन्ड कर रहा हो जो अब पूरी तरह मौजूद नहीं है। और यहीं एक मिसमैच बनता है, एक एवोल्यूशनरी लैग, जहां वो ट्रेड्स जो पहले स्ट्रेंथ दिखाते थे, ब्राइटनेस, सिमेट्री, कॉम्प्लेक्सिटी, अब सर्वाइवल को रिफ्लेक्ट नहीं करते। फिर भी सेक्सुअल सिलेक्शन तुरंत नहीं बदलता, ये वही पसंद करता है जो हमेशा से करता आया है, भले ही वो ट्रेड्स अब कॉस्टली बन रहे हों। और यही कॉन्ट्रडिक्शन आता है, क्योंकि एवोल्यूशन को हम अडेप्टिव मानते हैं, रिस्पॉन्सिव, एफिशिएंट, लेकिन यहाँ ये कुछ और दिखाता है, मोमेंटम, एक टेंडेंसी उसी दिशा में चलते रहने की जबकि नीचे की जमीन बदल रही हो। और इसी मोमेंटम में क्वेट्ज़ल कुछ अलग बन जाता है, सिर्फ एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट नहीं, बल्कि उस एनवायरनमेंट का हिस्सा जो अब मौजूद नहीं है। एक जीवित निशान उस पुराने सिस्टम का जहां स्टेबिलिटी इतनी थी कि ऐसा परफेक्ट जीव बन सके। आज भी कुछ जगहें हैं जहां ये सिस्टम अभी भी काम कर रहा है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनडिस्टर्ब्ड एरियाज जहां सब कुछ अभी भी बैलेंस्ड है। यहाँ क्वेट्ज़ल
वैसा ही जी रहा है जैसा हमेशा जीता था। डिस्प्ले करता है, रिप्रोड्यूस करता है, शांत तरीके से जंगल में चलता है। लेकिन ये जगहें कम होती जा रही हैं। अलग थलग, फ्रैगमेंटेड, और आइसोलेशन अपने साथ प्रेशर लाता है। छोटी पॉपुलेशंस, कम जेनेटिक डाइवर्सिटी, ज़्यादा वल्नरेबिलिटी। ये तुरंत कोलैप्स नहीं लाता। कोई एक पल नहीं होता जहां सब खत्म हो जाए। ये धीरे धीरे थ्रेशोल्ड्स की बात है, वो पॉइंट जहां बैलेंस टिक नहीं पाता। और क्योंकि क्वेट्ज़ल पहले से ही एज पर है, वो इन लिमिट्स तक सबसे पहले पहुंचता है। और यही सवाल वापस आता है, क्वेट्ज़ल इतना परफेक्ट क्यों लगता है? क्योंकि ये प्रिसिशन का एग्जाम्पल है जो स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, और वो स्टेबिलिटी अब गारंटीड नहीं है। इसकी ब्यूटी सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक ऐसे सिस्टम का जो कभी परफेक्टली अलाइन था, जहां हर कंडीशन एक साथ मिलकर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती थी। लेकिन वो बैलेंस फ्रेजाइल है, और जैसे ही वो बदलता है, वही ट्रेड्स अपना मतलब बदलने लगते हैं। आखिर में क्वेट्ज़ल कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये नेचर का ही एग्जाम्पल है, बस एक्सट्रीम लेवल पर। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट कंडीशंस, परफेक्ट बैलेंस। और अब ये दिखा रहा है क्या होता है जब वो बैलेंस टूटता है। अचानक गायब होना नहीं, बल्कि धीरे धीरे बदलना। एक टेंशन जो बढ़ती जाती है, उसके बीच जो जीव है, और उस दुनिया के बीच जो अब बदल चुकी है। शायद यही वजह है कि ये थोड़ा असहज लगता है, क्योंकि क्वेट्ज़ल संघर्ष करता हुआ दिखाई नहीं देता। ये अभी भी फ्लॉलेस लगता है, उसी शांति से उड़ता है, उसी असंभव रंगों के साथ जंगल में चलता है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन उसके नीचे वो दुनिया बदल रही है जिसने इसे बनाया था, धीरे धीरे, चुपचाप। और अब सवाल ये नहीं है कि ये पक्षी वैसे सरवाइव कर सकता है या नहीं। सवाल ये है, क्या वो दुनिया जिसके लिए ये बना था खुद सरवाइव कर पाएगी? क्योंकि अगर वो दुनिया खत्म हो गई, तो इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी जीव भी असर से बच नहीं पाएगा।